नमस्कार दोस्तों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास। मित्रों, क्या है, पिछली बार हमने गुप्तकाल पढ़ा था और गुप्तकाल को शॉर्ट नोट्स में हमने पढ़ा और उसके सारे क्वेश्चन, जो भी आए हुए क्वेश्चन हैं, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पढ़ लिया है। गुप्तकाल हमने जो है 2 वीडियो में पूरा किया है और ये जो भी नोट्स मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे साथियों। तो कम्प्लीटली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, इसके लिए इसके साथ साथ आप जो है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर की जो अनुशासन टेस्ट सीरीज है कोटा ऑनलाइन क्लासेज पर, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। 99 रुपीज़ में वो टेस्ट सीरीज है, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए साथियों। अनुशासन के नाम से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है, बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। अभी उसमें लगभग 7 से 8 टेस्ट उसमें डल चुके हैं, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अच्छा लगेगा साथियों, मज़ा आएगा आपको। और फर्स्ट ग्रेड की जो हिंदी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, वो सफलता के नाम से है और परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड की हिंदी की टेस्ट सीरीज है, उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जो भी है, मुगल काल में साहित्य, कला एवं वास्तुकला का विकास। साथियों, क्या है, यही चीज़ें अधिकतर पूछी जाती है और उन चीज़ों पर ही ध्यान हम लोग नहीं देते हैं। बहुत सारा मैटर तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें याद करने वाली होती है उनको हम लोग छोड़ देते हैं। तो इन्हें तो याद रखना ही रखना है, जो मैं करवा रहा हूँ इनको तो याद रखना ही है, ये मान के चलिए। बस इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो सब काम हो जाएगा। ठीक है, देखो साथियों, क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाबर की स्थापत्य कला। अब स्थापत्य कला की बात करेंगे साथियों, मुगल काल की बात है तो बाबर का नाम तो आना ही आना है। तो बाबर की स्थापत्य कला में 2 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट थी। एक तो थी पानीपत की काबुली मस्जिद, जो पिछली बार 2022 फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है कि पानीपत की जो काबुली मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो बाबर के द्वारा करवाया गया था। अब काबुली मस्जिद कहाँ पर है, पानीपत में है। किससे संबंधित है, बाबर से संबंधित है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, रुहेलखंड संभल की जामा मस्जिद, ये रुहेलखंड जो संभल है इसकी जामा मस्जिद का निर्माण भी बाबर के द्वारा है। ये स्थापत्य कला बाबर से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद में साथियों अकबर की स्थापत्य कला। अब अकबर के काल में कौन कौन सी चीज़ें हुई, उन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान देंगे। अब यहाँ सबसे पहले बात करेंगे हुमायूं का मकबरा, जो कहाँ पर है, दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। अकबर के समय की स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं साथियों, बाबर के बाद में अकबर। तो इस तरह से मुगल काल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आप लोग इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें हो जाएगी। ये भी फर्स्ट ग्रेड 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में। इसके जो शिल्पकार है वो है मिराक मिर्जा गयास दोहरी, मिराक मिर्जा गयास। ठीक है, इसके बाद में लिखा हुआ है दोहरी गुंबद वाला, यह मुगल काल का पहला उदाहरण है। साथियों, क्या है कि हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, दोहरी गुंबद वाला, क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था, दोहरी गुंबद वाला इसमें मकबरा कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है और इसके शिल्पकार है मिराक मिर्जा गयास। आप इसे याद कीजिएगा। और ये दोहरी गुंबद वाला मकबरा है। कौन सा मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, दोहरी गुंबद वाला, ये मुगल काल का पहला उदाहरण है। इसके बाद में 4 बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ है। एक ये बात भी याद रखिए, 4 बाग पत्ती का प्रयोग भी जो है पहली बार कहाँ हुआ है, हुमायूं के मकबरे में हुआ है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसके शिल्पकार कौन थे, मिराक मिर्जा गयास। और ये जो स्थापत्य कला है ये अकबर के समय की स्थापत्य कला है जो मुगल काल से संबंधित रही है। साथियों, इसे आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसी क्रम में यहाँ तक की चीज़ें हमें याद हो गई होगी, इसमें कोई दो राय कोई संशय नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। मेरे हिसाब से दिख रहा है आप सबको। चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है तो भैया याद तो रखनी पड़ेगी ना यार।
बिना याद किए तो हम लोग कैसे पीछे जा सकते हैं। मैंने बड़ा कर दिया है, मेरे हिसाब से आपको दिख जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। इसी तरह से हम लोग बड़ा करके ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आएगा आगरा में स्थित अकबर कालीन प्रमुख इमारतें। आगरा में जो इमारतें हैं वो अकबर कालीन हैं, वो कौन कौन सी हैं साथियों। आगरा का किला, ये भी अकबर काल से ही है। अकबर का महल आगरा में ही है। जहांगीर का महल और जयपुर भवन, ये जितनी भी यहाँ पर बताई गई है ये अकबर कालीन प्रमुख इमारतें हैं जो आगरा में स्थित हैं। ये साथियों मुगल काल से संबंधित जो स्थापत्य कला है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो आगरा में स्थित अकबर कालीन प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है। आगरा का किला है, अकबर का महल है, जहांगीर का महल है और जयपुर भवन है। ये आगरा में ही स्थित है जो अकबर कालीन रही है। इसके बाद में बात करेंगे फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवन। अब फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवन कौन कौन से हैं। दीवाने आम, दीवाने कास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, फिर मरियम की कोठी, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा और टोडरमल महल। साथियों इसे याद करना। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवन कौन कौन से हैं। फतेहपुर सीकरी के प्रमुख भवन कौन कौन से हैं आपको ध्यान देना है। दीवाने आम, दीवाने कास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना की कोठी, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम खां का मकबरा और टोडरमल महल। कहाँ पर है। फतेहपुर सीकरी में। प्लीज़ इन चीज़ों को तो याद कर ही लेना। अब फतेहपुर सीकरी में क्या क्या कौन कौन से प्रमुख भवन हैं इसे याद करना। आगरा में कौन कौन से अकबरकालीन जो है इमारतें हैं उसे याद करना। क्वेश्चन पूछा जाए जयपुर भवन कहाँ पर है बताओ, जयपुर में मत बता देना, ठीक है ना। कहाँ पर है ये, आगरा में है भैया। फिर आगे देखो अब अन्य भवन आते हैं। मुगल काल से संबंधित स्थापत्य कला पढ़ रहे हैं। अजमेर का किला, इसे मैगनीज का किला भी कहते हैं। अजमेर में अकबरी मस्जिद, अटक का किला भी है, इलाहाबाद का किला अन्य भवन रहे हैं साथियों। अजमेर का किला भी जो है ये भी मुगल काल से संबंधित है। अजमेर में अकबरी मस्जिद भी, ठीक है, अजमेर में अकबरी मस्जिद और अटक का किला, ठीक है, और इलाहाबाद का किला, ये सभी जो है मुगल काल से संबंधित हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और, ठीक है भाई। देखो जहांगीर की स्थापत्य कला है तो मुगल काल से संबंधित थी, पहले बाबर फिर अकबर फिर जहांगीर। तो यहाँ पर जहांगीर से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं। चलो देखो अब जहांगीर से संबंधित स्थापत्य कला में क्या क्या आएगा। अकबर का मकबरा, इस्तेमाद उद दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा, ये जो है साथियों जहांगीर की स्थापत्य कला से संबंधित जगह हैं या मकबरे हैं। अकबर का मकबरा, इस्तेमाद उद दौला का मकबरा, जहांगीर का मकबरा किससे संबंधित है, जहांगीर की स्थापत्य कला से संबंधित है और मुगल काल से संबंधित है। इसे आप याद रखिएगा और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। इस्तेमाद उद दौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है और मुगल स्थापत्य कला में पहली बार पित्रा ड्यूरा यानी कि तकनीक, पित्रा ड्यूरा मतलब तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर इस्तेमाद उद दौला के मकबरे में हुआ है। फर्स्ट ग्रेड 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस्तेमाद उद दौला का जो मकबरा है वो आगरा में स्थित है। किससे संबंधित है, जहांगीर की स्थापत्य कला से संबंधित है और मुगल स्थापत्य कला में पहली बार इसमें पित्रा ड्यूरा यानी कि पित्रा ड्यूरा एक तकनीक का प्रयोग बड़े पैमाने पर इस मकबरे में हुआ था और ये कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। कर लोगे, इसमें कोई दोहराई नहीं होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं शाहजहाँ के स्थापत्य कला के बारे में। अब शाहजहाँ की स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे साथियों। तो शाहजहाँ की स्थापत्य कला में देखो, शाहजहाँ यानी कि इसका काल वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण युग है, ठीक है, मुगल काल का स्वर्ण युग कहलाता है ये। शाहजहाँ का जो काल है वो इसका काल यानी कि शाहजहाँ की स्थापत्य कला या शाहजहाँ के समय का जो काल है वो मुगल काल में वास्तुकला के इतिहास में क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है।
के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की थी किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। तो ये बात याद रखना, वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण काल कहलाता है शाहजहां के समय का काल। इसे आप याद रखिएगा, मुगल काल के अंतर्गत। और इसने सार्वजनिक निर्माण विभाग की भी स्थापना करी थी। आगे बात करते हैं अब आगरा में स्थित प्रमुख भवन कौन कौन से जो शाहजहां से संबंधित हैं। ताजमहल बिल्कुल शाहजहां से संबंधित है। दीवाने आम, दीवाने का, शीश महल, मुसम्मम बुर्ज, चमेली महल, अंगूरी बाग और मोती मस्जिद प्रमुख हैं जो आगरा में स्थित है, शाहजहां की कला से संबंधित है। ताजमहल के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग देख लेते हैं। स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी, इसका जो ताजमहल था उसका स्थापत्यकार कौन था? स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला अमान खान सिराजी था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेज लेक्चरर के अंतर्गत। ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला कौन था? अमान खान सिराजी। कौन था? अमान खान सिराजी था साथियों। तथा पच्चीकारी का कार्य करने वाला कौन था? मोहनलाल। पच्चीकारी का कार्य करने वाला कौन था? मोहनलाल था। किसमें? ताजमहल के अंतर्गत। हो जाएगा, यहाँ तक में कोई संशय नहीं होना चाहिए। बड़े आगे देखो इसी क्रम में, बहुत ज़बरदस्त नोट्स है भैया, ज़बरदस्त। अब दिल्ली में स्थित प्रमुख भवन कौन कौन से? शाहजहां से संबंधित हम लोग कर रहे हैं। तो दिल्ली में स्थित देखो प्रमुख भवन, जामा मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है। लाल किला भी है दिल्ली में। दीवाने आम, दीवाने कास भी है। मोती मस्जिद भी है। मुमताज़ का कास महल भी है। रंग महल भी या फिर इम्तियाज महल भी दिल्ली में स्थित है जो मुगल काल से संबंधित रही है साथियों। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई संशय इसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो यहाँ पर ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अब आगे लाल किले में स्थित प्रमुख भवन कौन कौन से? लाल किले के अंदर भी बहुत सारे भवन हैं जिनको भी आप लोगों को ध्यान देना है। तो लाल किले में स्थित प्रमुख भवन दीवाने आम है, दीवाने कास है, मुमताज़ महल है, छता बाजार है, नौबत खां का मकबरा है, सावन भादो मंडप है, रंग महल है, मोती मस्जिद है आदि जो है कहाँ पर है साथियों? लाल किले में स्थित है, मुगल काल से संबंधित रहे हैं। अब औरंगजेब की स्थापत्य कला के बारे में ध्यान दे लीजिए। क्या? दिल्ली की मोती मस्जिद, औरंगाबाद में स्थित रबिया उद दौरानी का मकबरा तथा लाहौर की बादशाही मस्जिद जो है औरंगजेब की स्थापत्य कला से संबंधित है। टोटल चीज़ें मुगल काल से संबंधित ही है, लेकिन सबसे मेन बात यह है साथियों, किसकी स्थापत्य कला से संबंधित है? औरंगजेब की है, अकबर की है, बाबर की है, किसकी स्थापत्य कला से संबंधित है? इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आप ध्यान दे लीजिएगा। तो दिल्ली की मोती मस्जिद, औरंगाबाद में स्थित रबिया उद दौरानी का मकबरा और लाहौर की बादशाही मस्जिद किसकी स्थापत्य कला से संबंधित है? औरंगजेब की स्थापत्य कला से संबंधित है, लेकिन है मुगल काल से संबंधित। ठीक है, अब मुगल कालीन उद्यान कौन कौन से साथियों? अब मुगल कालीन उद्यानों के बारे में भी हम लोग थोड़ी सी जानकारी ले लेते। तो मुगल कालीन उद्यान देखो यहाँ पर कौन कौन से हैं और उनसे संबंधित आदमी कौन से हैं। ये इधर बाग लिखे हुए हैं और इधर व्यक्ति लिखा हुआ है। तो आराम बाग जो आगरा में पड़ता है, बाबर इससे संबंधित व्यक्ति है। बागे नीलोफर ये धौलपुर में है, बागे नीलोफर धौलपुर में, ये भी बाबर से संबंधित है। इस्त बहिस्त एवं नूरे अफसा ये आगरा में है, ये भी बाबर से संबंधित है। अंगूरी बाग जो आगरा में है ये अकबर से संबंधित है। शालीमार का बाग, निसात बाग श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ता है, जहांगीर से संबंधित है। सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। शालीमार बाग या निसात बाग श्रीनगर कश्मीर में है और ये जहांगीर से संबंधित है। शालीमार का बाग जो लाहौर में पड़ता है ये शाहजहां से संबंधित है। चश्मा-ए शाही जो बाग है जो जम्मू कश्मीर में है ये किससे संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है साथियों। तो इस तरह से ये बागों को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहाँ पर है और किससे संबंधित ये बाग रहा है या किस व्यक्ति से संबंधित ये बाग रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चश्मा-ए शाही कश्मीर में है, शाहजहां से संबंधित है।
चहार बुर्जी बाग लाहौर में है, जो औरंगजेब के पुत्री जेबुनिसा द्वारा बनवाया गया था। पिजोरा का बाग जो है पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो याद हो जाएगी। एक बार फिर रिवाइज करते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। देखो एक बार फिर रिवाइज करते हैं। मुगल कालीन उद्यान आराम बाग जो आगरा में है, किसने बनवाया? बाबर ने। बाग ए नीलोफर धौलपुर में किसने बनवाया? बाबर ने। हस्त बहिस्त एवं नूरे अफसा आगरा में है, बाबर ने। अंगूरी बाग जो आगरा में पड़ता है, किसने बनवाया? अकबर ने। शालीमार का बाग निशात बाग जो श्रीनगर कश्मीर में पड़ता है, जहांगीर ने बनवाया। शालीमार बाग लाहौर में पड़ता है, जो शाहजहां ने बनवाया। चश्मा ए शाही कश्मीर में पड़ता है, शाहजहां ने बनवाया। चार बुर्जी बाग जो लाहौर में पड़ता है, औरंगजेब की पुत्री थी जेबुनिसा, उसके द्वारा बनवाया गया। पिजोरा का बाग जो है पंचकुला हरियाणा में पड़ता है, जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया। अब चित्रकला शैली के ऊपर आ जाते हैं साथियों। पहले हम लोगों ने पढ़ी, अब तक जितनी भी चीजें पढ़ी है, स्थापत्य कला पढ़ी है, मुगल काल से संबंधित साहित्य कला और इतिहास, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। और ये नोट्स आपको जीवन दान देंगे, मैं सही बता रहा हूं। इनको तो याद कर ही लेना है। किससे संबंधित है? मुगल काल से संबंधित है। और मुगल काल में भी किससे संबंधित है? इन चीजों को आप बाबर से हैं, अकबर से हैं, शाहजहां से, हुमायूं से, किससे संबंधित हैं, ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान दोगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ठीक है मित्रों, तो चलिए अब चित्रकला शैली आ जाती है। अब चित्रकला शैली में क्या देखना है? तो चित्रकला शैली जो है साथियों, सबसे पहले हुमायूं के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर देखो, अब्दुस्समद व मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखो, मुगल चित्र शैली का संस्थापक किसको माना जाता है? अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को माना जाता है। किसको माना जाता है? अब्दुस्समद व मीर सैयद अली को मुगल चित्र शैली का संस्थापक माना जाता है। ये डायरेक्ट आपको याद करना है। फिर प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? चित्रकला शैली हुमायूं के समय की बात हम लोग कर रहे हैं, मुगल काल से संबंधित है। प्रमुख चित्रकार कौन कौन से हैं? मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुस्समद हज्जमा या दास्ताए अमीर हमजा, ये मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक रही हैं। प्रमुख चित्रकार कौन थे इसके? मंसूर, मीर सैयद अली और अब्दुस्समद, ये चित्रकार रहे हैं। और अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है? हमजानामा या दास्ताए अमीर हमजा, ये मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक है। तो मुगल काल की पहली चित्रित पुस्तक कौन सी है? हमजानामा या दास्तान ये अमीर हमजा, ये मुगल काल के पहले चित्रित पुस्तक मानी जाती हैं। और इसके चित्रकार थे मंसूर या फिर मीर सैयद अली और अब्दुस्समद। ठीक है, तो ध्यान रखना, मुगल चित्रकला का संस्थापक किसको माना जाता है? अब्दुस्समद और मीर सैयद अली को माना जाता है। याद हो जाएगा, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। अब अकबर से संबंधित बातें आ जाती है। अकबर से संबंधित देखो यहाँ पर क्या आता है। अकबर, हम लोग मुगल कालीन चित्रकला शैली पढ़ रहे हैं, तो अकबर के काल में पहली बार मुगल कालीन चित्रकला में यूरोपियन चित्र शैली की विशेषताओं पर आगमन हुआ। तो अकबर के समय की बात की जा रही है कि मुगल कालीन चित्रकला में यूरोपियन चित्र शैली की विशेषताओं का आगमन हुआ। वो कौन सा काल था? अकबर के काल के समय की बात की जा रही है, मुगल काल में। ठीक है, यूरोपियन चित्र शैली की बात की जा रही है। सर्वप्रथम अकबर ने चित्रकला विभाग का गठन किया। तो सर्वप्रथम चित्रकला विभाग का गठन किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था। आगे बात करते हैं। पुस्तक आईने अकबरी में 17 श्रेष्ठ चित्रकारों के नाम दिए गए हैं। याद रखना भैया, कितने पुस्तक है आईने अकबरी, इसमें कितने चित्रकारों के नाम दिए गए हैं? 17 चित्रकारों के नाम दिए गए हैं, जिनमें से 13 तो हिंदू थे, जो इस प्रकार हैं: मीर सैयद अली, ख्वाजा अहमद समद, दसवंत, बसावन, मिस्किन, केशवलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरण, तारा सांवल, राम और हरवंश थे।
साथियों ये क्वेश्चन बन सकता है कि आईने अकबरी में कितने कलाकार थे, कितने चित्रकार थे। 17 श्रेष्ठ थे जिनमें 13 हिंदू थे और बाकी 4 मुस्लिम थे। उनमें से कौन कौन है? मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, दसवंत, बसावन, मिस्किन, केशवलाल, मुकुंद, जगन्नाथ, माधव, महेश, खेमकरण, तारा, सांवल, राम और हरवंश। ये इंपॉर्टेंट इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई संशय नहीं है हम लोगों को। हम लोग आगे बात करते हैं। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बातें। यहाँ पर देखो, रमजानामा एक पांडुलिपि है, अकबर के समय की बात की जा रही है। मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में तैयार किया गया था। रज़मानामा जो पांडुलिपि है इसको मोहम्मद शरीफ के निर्देशन में तैयार किया गया। अकबर के समय की बात हमने यहाँ पर करी है। ठीक है साथियों, अब जहांगीर के समय की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर के समय की बात है, जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष या स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है जहांगीर कालीन चित्रकला। जहांगीर कालीन चित्रकला मुगल चित्रकला का चरम उत्कर्ष काल या स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के समय को, मुगल काल में एक चित्रकला के समय की बात की जा रही है, तो जहांगीर के समय को या जहांगीर कालीन चित्रकला को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल या मुगल चित्रकला का चरम उत्कर्ष काल कहा जाता है। आगे बात करते हैं, जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन से रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे आपको ध्यान रखना है। फारूक बेग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। गोवर्धन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद। तो ये साथियों आपको याद करना है कि जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन से रहे। बहुत शॉर्ट नोट्स हैं और ऐसे ही नोट्स आपको बनाने होते हैं। ये पके पकाए दे रहा हूँ, इनको तो खाए लेना, ठीक है, इनको तो छोड़ना ही मत, इन चीज़ों को तो याद रख ही लेना। अब इससे संबंधित जब क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा यार इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं इतनी डिटेल पढ़ रहा हूँ, क्या मतलब आ रहा है। तो इनमें से जब सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो फिर इनको तो रगड़ दो ना, बढ़िया से पढ़ दो ना, क्या मतलब आ रहा है। तो जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? फारूक बेग, गोवर्धन, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत, मनोहर, अब्बुल हसन, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद। साथियों आपको शायद पता भी होगा कि जहांगीर का जो समय है, जहांगीर कालीन जो चित्रकला है वो मुगल काल की सबसे चरमोत्कर्ष काल माना जाता है, या मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल या स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के समय को। इसके बाद में लिखा हुआ है रुकमया बानो और नादिरो बानो, साहिफा बानो जहांगीर के समय एक महिला चित्रकार थी। साथियों ये इंपॉर्टेंट है कि जहांगीर के समय महिला चित्रकार कौन कौन सी थी? रुकयम बानो और नादिरो बानो, साहिबा बानो, ये जो 3 हैं ये जहांगीर के समय महिला चित्रकार थी। ठीक है, याद कर लेना इनको, रुकयम बानो, नादिरो बानो और साहिबा बानो, ये 3 महिलाएं जहांगीर के समय महिला चित्रकार रही हैं। जहांगीर ने उस्ताद मंसूद को नादिर उल अस्त्र तथा अब्बुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधियां दी थी। जहांगीर ने साथियों जो उस्ताद मंसूर थे उनको नादिर उल अस्त्र तथा अब्बुल हसन को नादिर उद जमा की उपाधियां दी गई। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बहुत ज़बरदस्त बातें हैं जो याद रखनी ही पड़ती है, इनका कोई इलाज नहीं है भैया। ठीक है, अब देखो शाहजहाँ। अब शाहजहाँ की बात आ जाती है यहाँ पर, तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। शाहजहाँ के समय, शाहजहाँ के काल के प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन हैं? फ़कीर उल्लाह प्रमुख चित्रकार थे शाहजहाँ के समय, फ़कीर उल्लाह। फिर आते हैं मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर, समरकंदी, अनूप, चित्रा, विचित्र, मकरा आदि विचित्र जहांगीर के समय में भी थे। अब ऐसे चित्रकार जो जहांगीर और शाहजहाँ दोनों के समय में थे वो थे विचित्र।
ऐसे चित्रकार जो जहांगीर और शाहजहां के समय रहे वो थे विचित्र। तो शाहजहां के समय के चित्रकार पढ़ लिए और हम लोगों ने जहांगीर के समय के चित्रकार पढ़ लिए, तो याद कर लेना जहांगीर के समय के चित्रकार कौन कौन थे। फकीर उल्लाह प्रमुख चित्रकार थे। विचित्र जहांगीर और शाहजहां दोनों के समय था। मीर हासिम, मुरार, हुनर मोहम्मद नादिर, समरकंदी और अनूप चित्रा, विचित्र मकरा, ये सारे के सारे चित्रकार जो है शाहजहां के समय के रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात अब आती है, मुगल काल के प्रमुख प्रसिद्ध चित्र कौन कौन से हैं। इधर तो चित्र दिए हुए हैं, इधर चित्रकार दिए हुए हैं, याद रख लेना। ठीक है, देखो एक चित्र दिया हुआ है, एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको ध्यान रखना। एक कृशकाय घोड़े के साथ मजनू का निर्जन स्थान में भटकता चित्र किसने बनाया था। बसावन अकबर के समय। बसावन अकबर के समय चित्रकार कौन था। बसावन था। किसके समय की बात है, अकबर का चित्रकार रहा है ये। दूसरा है साइबेरिया का एक दुर्लभ सारस, उसका चित्र बनाया किसने, उस्ताद मंसूर ने। ये जहांगीर के समय की बात है, ये इसके चित्रकार थे। बंगाल का एक अनोखा पुष्प बनाया किसने, उस्ताद मंसूर ने, यह भी जहांगीर के समय की बात है। तुझके जहांगीर के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाए किसने, अब्बुल हसन ने, यह भी जहांगीर से संबंधित है। ड्यूटर के संत पॉल का चित्र बनाया अब्बुल हसन ने, जहांगीर के संबंधित की बात है। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का चित्र बनाया किसने, फारूक बेग ने, यह भी जहांगीर से संबंधित है। तो हमने पढ़ा भी था कि भैया इसका जो काल है वो चरम उत्कर्ष का काल था या जिसे स्वर्ण काल कहा गया था। तो ये मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आता है मुगल कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। अब मुगल कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन कौन सी है, उनके लेखक कौन कौन से हैं जो हमें ध्यान देने हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, अनेक बार क्वेश्चन इसमें से आता है। तो पुस्तकें मैंने पहले गुप्त काल की भी पढ़ाई आप लोगों को बताई थी और ये मुगल कालीन है। तो ये पुस्तक दी हुई है और ये लेखक दी हुई है। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितनी यहाँ पर करवा रहा हूँ, इनको तो पढ़ ही लेना, इनको तो याद कर ही लेना। टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की, सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की, साथियों फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज अनुशासन के नाम से है। लिंक ऐप का मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे डाउनलोड करके अनुशासन नाम से टेस्ट सीरीज जरूर खरीद लेना। 99 रुपीज़ में है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिलेंगे साथियों, मेरी गारंटी है। देखो पुस्तक ताजुल मासिर, इसके लेखक कौन है, हसन निज़ामी। ताजुल मासिर मुगल कालीन पुस्तकें हैं, मुगल कालीन ग्रंथ है और लिखने वाले भी मुगल कालीन ही रहेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। तो साथियों मुगल काल की जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उनके लेखक हैं, उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। ताजुल मासिर ये हसन निज़ामी के द्वारा लिखा गया। हुमायूं नामा ये क्या है, कानून ये हुमायूं। हुमायूं नामा जो है इसको कानून ये हुमायूं भी कहा जाता है। खुहांद मीर या खान मीर ने ये लिखा था। हुमायूं नामा जो एक और है उसको गुलबदन बेगम ने लिखा। देखो जो हुमायूं नामा है जिसको कानून ये हुमायूं कहा जाता है, ये किसने लिखा, ख्वांद मीर ने लिखा या खानद मीर ने लिखा। लेकिन हुमायूं नामा लिखने वाला ये गुलबदन बेगम है, इसको ये तो याद भी होगा आप लोगों को। फिर आलमगीर नामा किसने लिखा, मोहम्मद काजिम ने लिखा है। RS में आया हुआ प्रश्न है, आलमगीर नामा मोहम्मद काजिम ने लिखा। नुस्खा ये दिलकुश किसने लिखा, भीमसेन ने। चांदायन किसने लिखा, मुल्ला दाऊद ने। ये मुल्ला दाऊद तो हमने इतिहास साहित्य में पढ़ा। राग विबोध जो पुस्तक है वो सोमनाथ के द्वारा लिखी गई। साथियों याद रख लेना इनको, एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। ताजुल मासिर पुस्तक किसने लिखी, हसन निज़ामी ने। मुगल कालीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और उनके लेखक हैं। हुमायूं नामा जो कानून ये हुमायूं है किसने लिखा, ख्वांद मीर या खानद मीर ने लिखा है। हुमायूं नामा का तो आप सबको पता है गुलबदन बेगम ने लिखा है। आलमगीर नामा किसने लिखा, मोहम्मद काजिम के द्वारा लिखा गया। और नुस्खा ये दिलकुश किसने लिखा, भीमसेन ने लिखा है। चांदायन मुल्ला दाऊद ने लिखी है। राग विबोध पुस्तक सोमनाथ ने लिखी है, जो आपको याद होनी
चाहिए। बढ़े आगे, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं भैया, इनको तो आपको ध्यान देना ही देना है, ठीक है। चलिए, और भी पुस्तकें हैं जो भी आप लोगों को ध्यान देनी है, इन पुस्तकों के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तबकाते अकबरी, जो तबकाते अकबरी पुस्तक है उसको लिखने वाले निज़ामुद्दीन अहमद हैं। कौन है? निज़ामुद्दीन अहमद। और फिर इकबाल नामा जहांगीरी मुहत्तमद खां या मोतमिंद खान ने लिखा है। फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। इकबाल नामा जहांगीरी मुहत्तमद खां या मोतमिंद खान ने लिखा। बादशाह नामा किसने लिखा? अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा लिखा गया। पूछा जा सकता है दोबारा से, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है बादशाह नामा। चहार चमन चंद्रभा ने लिखा। शाहजहांनामा किसने लिखा? इनायत खान ने। तरीके ये शेरशाही अब्बास खां सरवानी ने लिखा। मासिर ये आलमगिरी साकी मुस्तैद खान ने। खुलासल उत दवारीज सुजान राय भंडारी के द्वारा लिखा गया। हबीब उल सिहार पुस्तक किसने लिखी? ख्वांद मीर या खानद मीर के द्वारा लिखी गई पुस्तक रही है। तो इनको रिवाइज करना, इनको पढ़ना, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। हबीब उल सिहार पुस्तक खानद मीर या खानद मीर ने लिखा। मुन्नत खब उल तवारीक पुस्तक बदायूं ने लिखी। तारीख शाही अहमद यादगार ने लिखी। साथियों, ये मुन्नत खब उल तवारीक पुस्तक बदायूं ने लिखी। देखो साथियों, सारे के सारे पहले आए हुए जितनी भी पुस्तकें पूछी गई है सब यहीं से पूछी गई है। तो इनको तो रट देना अच्छी तरह से, कैसे भी ट्रिक बनाकर रट लेना, क्योंकि आसान काम नहीं है इनको याद रखना। अब आते हैं मुगल साहित्य। अब मुगल कालीन साहित्य के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। अकबर कालीन हिंदी साहित्य कौन कौन सा रहा? अकबर कालीन जो हिंदी साहित्य वो है, अकबर का काल हिंदी काव्य का स्वर्ण काल था। अकबर कालीन हिंदी साहित्य में अकबर का जो काल है वो हिंदी काव्य का स्वर्ण काल था। अकबर के समय में प्रसिद्ध हिंदी के साहित्यकारों में राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान, नंददास, विठलनाथ, परमानंदास और कुमन दास प्रमुख थे। ये कैसे याद करोगे? ये हिंदी साहित्य में भी है। तो अकबर कालीन जो हिंदी साहित्य है, जो मुगल काल का हिंदी साहित्य है और वो अकबर कालीन है, उनके राइटर कौन कौन से थे उसमें, और अकबर काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये हिंदी साहित्य में स्वर्ण काल जो कहा जाता है वो अकबर कालीन ही कहा जाता है। तो साथियों याद कर लेना, इनमें अकबर के समय में प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार कौन कौन से थे? राजा बीरबल, अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान, नंददास, विठलनाथ, परमानंद दास और कुमन दास प्रमुख थे। शाहजहां कालीन हिंदी साहित्य, इसका काल हिंदी साहित्य का रीति काल था। शाहजहां के समय का जो हिंदी साहित्य का काल था वो रीति काल था। शाहजहां के संरक्षण प्राप्त हिंदी के विद्वानों में ग्वालियर के कौन थे? सुंदर कवि राय थे। ठीक है, शाहजहां के समय की बात की जा रही है। सेनापति था, कविंद्र आचार्य था, शिरोमणि मिश्र थे, बनारसी दास थे, भूषण थे, मतीराम थे, वेदांग राय थे और हरिनाथ थे। ये रीतिकालीन थे, शाहजहां के समय की बात की गई है। तो इनको तो आपको याद रखना ही है। हिंदी साहित्य या मुगल कालीन साहित्य की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब शाहजहां कालीन संस्कृत साहित्य कौन सा आता है? देखो, शाहजहां कालीन संस्कृत साहित्य, शाहजहां कालीन संस्कृत साहित्य में मुगल बादशाह शाहजहां के समय जगन्नाथ पंडित राज और कवि चंद्र आचार्य सरस्वती प्रमुख संस्कृत विद्वान रहे थे, जो यूजीसी नेट में आया था। जगन्नाथ पंडित रस गंगाधर, गंगा लहरी, मीमांसा खंडन और आसफ विजय की रचना इन्होंने करी थी। साथियों, जो जगन्नाथ पंडित थे उन्होंने रस गंगाधर की, गंगा लहरी की, मीमांसा खंडन की और आसफ विजय आदि की रचनाएं करी। किसने? जगन्नाथ पंडित के द्वारा की गई। अब अनुवाद साथियों आता है, इस अनुवाद के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि इनमें से अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। देखो, अनुवाद है महाभारत का अनुवाद रज्जम नामा के नाम से किया गया। किसने? मुल्ला शेरी, नकीब खां, बदायूनी, शेख सुल्तान हाजी के द्वारा। तो याद करना, महाभारत का अनुवाद रज्जम नामा के नाम से मुल्ला शेरी ने किया, नकीब खान ने, बदायून ने, शेख सुल्तान हाजी के द्वारा किया गया। रामायण का अनुवाद रम्मन नामा के नाम से बदायून ने, नकीब खां, शेख सुल्तान फैज ने। अथर्ववेद का भी अनुवाद किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी के द्वारा।
लीलावती का अनुवाद फैजी के द्वारा किया गया। राजतरंगिणी का अनुवाद मुल्ला शाह मोहम्मद साहबादी के द्वारा किया गया। भगवत गीता का अनुवाद योग वशिष्ठ का अनुवाद धारा सिकों के द्वारा किया गया। पंचतंत्र का अनुवाद अनवार्य सुहेली के नाम से अब्बुल हसन के द्वारा किया गया था, यह पूछा भी गया क्वेश्चन है। कालिया दमन का अनुवाद अब्बुल फजल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अब्बुल फजल के द्वारा किया गया है। तो साथियों, आज हमने पढ़े नोट्स, और अगली क्लास में मुगल काल से संबंधित जो नोट्स पढ़े हैं उनसे जितने क्वेश्चन आए हैं, मुगल काल में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग जरूर देखेंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, आप निश्चित रूप से टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन कीजिए। फर्स्ट ग्रेड की अनुशासन के नाम से पहले फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज है, और सेकंड ग्रेड के लिए सफलता के नाम से सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज है, और फर्स्ट ग्रेड की सेकंड पेपर हिंदी की टेस्ट सीरीज जो है सफलता के नाम से, परिणाम के नाम से सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर की टेस्ट सीरीज हिंदी की टेस्ट सीरीज है परिणाम के नाम से। तो साथियों, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में, सारी टेस्ट सीरीज 99 रुपीज़ में है, आज ही ज्वाइन कीजिएगा। साथियों, अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स लेने हैं, काव्य शास्त्र के नोट्स लेने हैं, तो ज़रूर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन में फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं। बहुत ही शॉर्ट्स में लिखे हुए नोट्स हैं, ज़बरदस्त नोट्स हैं साथियों। और आप लोगों को अगर हिंदी साहित्य काव्य शास्त्र के क्वेश्चन अगर चाहिए तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है, लगभग 8000 क्वेश्चन संकलित किए गए हैं। उन क्वेश्चन को भी आप घर बैठे मंगवा सकते हो। तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, ज़रूर आप लोग सोचिएगा कि हमें मंगवाने चाहिए, बहुत फ़ायदा होगा। जो क्वेश्चन है वो टॉपिक वाइज बने हुए क्वेश्चन हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा साथियों। और बने रहिए। और साथियों, पहली बार देखते हो तो निश्चित रूप से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इन क्वेश्चन से बहुत फायदा होने वाला है। जो पहले मैंने नोट्स पढ़ाए मुगल काल से, उनको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, बार बार देखिए, उनसे ही क्वेश्चन बनेंगे। अब अगला वीडियो जो आएगा उसमें उस टॉपिक जो हमने मुगल काल का टॉपिक पढ़ा है उससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।